बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर मार्च, अप्रैल और मई के महीने इंतखाबात होंगे? और जो कल इलेक्शन कमीशन के साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों का तबादला ख्याल हुआ और उसमें जम्मू कश्मीर जहां सरफहरिस्त रहा, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है, क्या उसके बाद ये तस्वर किया जा सकता है कि मार्च, अप्रैल, मई के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दो ही चीजें इसमें रुकावट बताई गई है, एक मौसम, दूसरा सिक्योरिटी। और अगर दाखिला वजारत सिक्योरिटी के लिए क्लियरेंस देती है तो उसके बाद जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही कहा है कि उन्होंने अपने हिसाब से तैयारियां मुकम्मल की है। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारी अराजी है उस पर गैर कानूनी तजव्वुज़ात को लेकर जो मामला बना हुआ है, उस पर भी आज न सिर्फ एहतजाज हुए बल्कि आज बाज़ाब्ता तौर पर इंहदामी ड्राइव भी शुरू की गई है। पटन के अंदर क्या वाक़ात हुए और इस हवाले से कुछ सियासतदानों के नाम, उनके रिश्तेदारों के नाम भी सरकारी ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि मुश्तहर किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दुबई के अंदर कहा गया है कि वो भारत के साथ तमाम मसाइल संजीदगी के साथ और बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं, और इस हवाले से उन्होंने ऑफर दिया है भारत की सरकार को कि वो आए और मसला कश्मीर समेत तमाम जो तस्फियत तलब मसाइल हैं उन पर बात करें। और इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भारत के साथ संजीदा और मुखलिस मुज़ाकरात का मुतालिबा किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने हिंदुस्तानी हम मनसब नरेंद्र मोदी से कश्मीर जैसे सुलगने वाले पॉइंट्स पर मुखलिसाना बातचीत का मुतालबा किया है। उन्होंने ये बयान दुबई में कायम अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए किया। आपको बताते चले कि कश्मीर को लेकर भारत का ये स्टैंड है कि भारत, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक अटूट अंग है, और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जानिब से कश्मीर को लेकर बातचीत की दावत दी गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने यानी शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 जंगों के बाद सीख लिया है कि अब वह अपने पड़ोसी के साथ अमन चाहता है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मेरा हिंदुस्तानी क़यादत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यह पैगाम है कि आए मेज पर बैठें और कश्मीर जैसे जलते हुए पॉइंट्स को हल करने के लिए संजीदा और मुखलिसाना बातचीत करें। उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी हैं, आए बहुत दो टोक बने, चाहे हम अपनी पसंद के पड़ोसी ना भी हों, लेकिन हम हमेशा के लिए वहां पर हैं, हम हमेशा के लिए एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और ये हम पर मुनहसर है कि हम अमन से रहें, तरक्की करें या एक दूसरे के साथ झगड़ा करें और वक्त और वसाइल को ज़ाया करें। ये नटशल में शहबाज शरीफ ने अल अरबिया टेलीविजन चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बातचीत की दावत दी है। लेकिन यहां ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है, अभी तक इसकी सरकारी स्तर पर तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन खबर यह आ रही है कि भारत ने शहबाज शरीफ की बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है और कहा कि गैर मुस्तहकम सरकार से बातचीत मुमकिन नहीं है। क्या कुछ है मुकम्मल खबर जानने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर से इस ज़मन में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर यही नुकात हैं कि सिर्फ मुस्तहकम सरकार नहीं है या पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्तहकम सरकार है और इससे बातचीत करना कामयाब नहीं रहेगा या ये वक्त का ज़िया होगा, तो क्या ये एक ही कंडीशन है कि स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए तो फिर भारत भी इसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, या कि फिर भारत ने कुछ और नुकात रखे हैं बातचीत के सिलसिले को आगे ले जाने के लिए? इशफाक गौहर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुद्दत के बाद पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तान वज़ीर आज़म की जानिब से इस तरह की बात कही गई है। हालांकि जब इस इंटरव्यू को देखते हैं तो इसमें 2 चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। एक ये कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए बेचैन नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जब इंटरव्यू में यह पाया जाता है कि जो जुमला शहबाज शरीफ यहाँ इंटरव्यू सवाल के जवाब में बताता है तो उसमें जब कश्मीर का जिक्र आता है तो फिर वही जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो जाहिर हो जाता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार का इस पर रुख क्या रहेगा। क्या भारत सरकार इस बातचीत को तस्लीम करेगा वैसे ही जैसे कि शहबाज शरीफ ने कहा? क्या मिनोअन उस पर
بات چیت کی جائے گی. تو اس حوالے سے چونکہ ذرائع کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ شہباز شریف کی پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا ہے بھارت سرکار کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ یہاں غیر مستحکم پاکستان کے اندر غیر مستحکم سرکار ہے. تو اس وجہ سے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پر جو آفیشیل سٹینڈ جو بھارت کا ہوگا وہ کیا ہوگا, کیونکہ ہم بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ابھی ذرائع کے حوالے سے ہی خبر مل رہی ہے, ابھی اس کی تصدیق بھی نہیں ہو پا رہی ہے, لیکن کوشش کر لیتے ہیں کہ گلستان نیوز کے ذریعے بھی ہم اس حوالے سے اپنے ناظرین کو مکمل جو اپڈیٹ ہے وہ پہنچاتے رہیں گے. اشفاق گوہر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. اشفاق, پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے بات چیت کا آفر, لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ کشمیر کا بھی ذکر ہے, اور دوسری جانب سے جو ذرائع کے حوالے سے ہی خبر مل رہی ہے کہ بھارت نے اس بات چیت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے. کیا اس حوالے سے خبر کی کوئی تصدیق ہو پائی ہے؟ سرکاری ذرائع سے کوئی اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن ملی ہے؟ جو سامنے نہیں ہے, لیکن ہم اشفاق گوہر سے ایک بار پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آواز جو ہے ان کی صاف نہیں آ رہی ہے. اشفاق ہمارے ایگزیکٹو ایڈیٹر جو دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, تو ان سے ہی جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ اس حوالے سے نکل کر سامنے آیا ہے, کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے سیاسی معاملات کو لے کر, سفارتی معاملات کو لے کر کافی تلخیاں بھی دیکھی جا رہی ہیں. لیکن اس ضمن میں آپ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا بھارت کی جانب سے اس پر ریسپونڈ کیا جائے گا, اگر ریسپونڈ کیا جائے گا تو کس طرح سے کیا جائے گا. تو بھارت کی جانب سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس بات چیت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا ہے, اور کوشش پاکستان کی جانب سے جو کی گئی تھی اب کیا وہ ثمر آور ثابت ہو سکتی ہے پاکستان پوائنٹ آف ویو سے, لیکن بھارت کی جانب سے جو کچھ کہا گیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی. اشفاق گوہر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. اشفاق, خبر آ رہی ہے کہ اس بات چیت کی پیشکش کو بھارت کی جانب سے ٹھکرا دیا گیا ہے, کیا کچھ اپڈیٹ ہے اس حوالے سے, کیا کوئی کنفرمیشن ملی ہے؟ ہلال, جہاں تک ابھی دفتر خارجہ کی ہم بات کریں گے تو دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, لیکن ہمارے ذرائع لگاتار اس بات پر جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آفیشیل بریفنگ پرسوں جو ہوگی, ہفتہ وار بریفنگ, اس میں اس سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا. لیکن فی الحال جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک درپردہ جو انتہا پسندی اور دہشت گردی پاکستان کی طرف سے چلائی جا رہی ہے, اور انتہا پسندوں کو جس طریقے سے پاکستان کے اندر پناہ دے کر, ٹریننگ دے کر اس پار بھیجا جاتا ہے, جب تک وہ چیزیں نہیں رکیں گی تب تک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے نہیں کھل سکتے. یہ پہلے ہی پاکستان کی طرف سے, بھارت سرکار کی طرف سے پاکستان کے لیے واضح موقف اختیار کیا گیا تھا, اور آج بھی یہی بات ہے کہ جس طریقے سے ایونٹ ورکس کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم نے ال عربیہ ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس میں برصغیر کی صورتحال اور پاکستان کی جو موجودہ اقتصادی صورتحال ہے اور دیگر معاملات ہیں اس پر رونا رویا ہے. تو اسی پیچھے خبر سامنے آئی تھی کہ وہ بھارت کے ساتھ حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اصل حالات بہترانے کے پیچھے بھی پاکستان کی اپنی مجبوری ہے, اقتصادی مجبوری ہے اور دیگر چیزیں ہیں جن حالات سے صرف پاکستان گزر رہا ہے. اس خاص انٹرویو کے دوران آپ دیکھ تقریباً 45 سے 25 انٹرویو ہے, جب آپ اس کو کھنگال کر انالیسس کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس بے بسی کا شکار پاکستان کے وزیر اعظم سوالوں کا جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن بھارت کی بات کرتے کرتے یہاں تک بھی وہ آئے کہ وہ ڈائریکٹلی یہاں سے پیسہ نہیں مانگ رہے تھے, لیکن ضرور یہ بتا رہے تھے کہ ہم پڑوسی اب جیسے بھی ہیں لیکن ایک ساتھ رہنا پڑے گا, بدل نہیں سکتے ہیں, لیکن حالات کو بدل کر دیکھا جا سکتا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. تو جس طریقے کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایونٹ ورکس والا اسٹیٹمنٹ بھارت کا پہلے طریقے سے کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک. بہت بہت شکریہ گوہر اس حوالے سے اپنا نقطۂ نظر رکھنے کے لیے, اور جو سورسز کے حوالے سے خبر آپ کو ملی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن ناظرین, اگلی خبر میں بات کرتے ہیں اب جموں کشمیر کی ہی, کیونکہ جہاں پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے یہ آفر دیا گیا ہے اور اس میں کشمیر کا بھی ذکر کیا گیا, تو وہیں پر بھارت کی جانب سے جو کافی وقت سے سٹینڈ ہے کہ ٹیرر اینڈ ٹاکس کانٹ گو ٹوگیدر, اور اس سے منسلک جو دوسری چیزیں ہیں اس پر ابھی بھی بھارت سٹینڈ جو ہے نظر آ رہا ہے.
सरकारी अराजी हो या काश चराई हो या उसके साथ साथ रोशनी जमीन हो, उस पर जो कब्जा लोगों का है उससे जो है हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस हवाले से आज पट्टन सब डिवीजन के अंदर भी एक इंहदामी कार्रवाई जो है वो चलाई गई और इसमें आज इस एनक्रोचमेंट ड्राइव के अंदर सब डिवीजन पट्टन में इंहदामी कार्रवाई जारी है, जिसमें कई कनाल अराजी से गैर कानूनी कब्जा हटाया गया है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जिस जमीन से आज ये कब्जा हटाया गया है वो नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब है और माना जा रहा है कि उसका वैल्यू जो है वो करोड़ों के अंदर है। हालांकि कुछ ही कनाल जमीन है, 2 से 4 या 5 कनाल के आसपास ये जमीन है, लेकिन इसका जो मार्केट वैल्यू है वो करोड़ों में बताया जा रहा है। और इस हवाले से आज जो एनक्रोचमेंट ड्राइव यहां पर चलाई गई है, उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है, उसमें एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की मौजूदगी में टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ सब डिवीजन पटन में। कल भी हम लोगों ने अराउंड 150 कनाल्स जो खत्म किए, निकाल दिए, तो उसके चलते आज भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। तो पटन में भी हम लोगों ने अराउंड 5 कनाल्स जो है विच इज वर्थ अराउंड 1-2 करोड़ रुपीज जो हम लोगों ने नेशनल हाईवे पे ही वो एनक्रोचमेंट वहाँ पे हटाई। उसी के चलते हम लोग यहाँ पे जो सिंहपुरा तहसील में आता है मतीपुरा हल्का, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की। तो कुछ जो हम लोग को टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिल रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे आज हटा रहे हैं। एंड बिसाइड्स जो अंदर एक बड़ा पैच है घास चराई का, तो दैट इज अराउंड 200 कनाल्स ऑफ लैंड, वो भी हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ पे। दो इट वाज वैकेंट, तो बट वी आर हैंडिंग इट ओवर टू द सम डिपार्टमेंट सो दैट वो उसकी देख रेख करें यहाँ पे। तो ओवरऑल मैं गुजारिश करूंगा लोगों से, जो भी उन्होंने एनक्रोच लैंड किया हुआ है वेदर घास चराई और स्टेट लैंड, वो खुद से हम लोगों ने नोटिस भी ऑलरेडी इशू की हुई हैं ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप सबसे दरख्वास्त। चलिए, पट्टन के अंदर इंहदामी कार्रवाई जारी है और भी कुछ इलाकों के अंदर ये इंहदामी कार्रवाई कुछ दिनों के अंदर चल सकती है। लेकिन दूसरी जानिब खबर आ रही है, हालांकि जराए के हवाले से खबर है कि 30 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये 30 लोग ऐसे हैं कि जिनके जेर कब्जा सरकारी जमीन है, रोशनी की जमीन है और काश चराई है। और इन 30 अफराद में साबिका वुज़रा और सियासतदानों के रिश्तेदार के नामों की फहरिस्त भी इसमें नजर आ रही है। क्या है मुकम्मल खबर, जानने की कोशिश करेंगे हमारे सीनियर साथी सनम एजाज से। सनम, क्या कुछ खबर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 30 लोगों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है और इन 30 लोगों में साबिका जो वुज़रा है और पॉलिटिशियंस जो है उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि जम्मू के अंदर उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। क्या है मुकम्मल खबर? देखिए, बिल्कुल हिलाल, अगर हम सरकारी तौर पे सरकार से पूछें कि जम्मू कश्मीर में ये जो ज़मीन का फैसला है इस पे लोगों में गम गुस्सा है, तो सरकार का जवाब यही आता है कि छोटे छोटे लोग जो उनके साथ नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सरकार अल्फाज का इस्तेमाल करती है, मगरमच्छ और मछलियां, बड़ी मछली इसमें है। और जब सरकार से पूछा जाता है कि कौन कौन मछली, तो वहां से नाम दिए जाते हैं। और अगर नामों की बात करें तो ये सुंजवा का इलाका जो जम्मू का है, सबसे ज़्यादा नाम उसी इलाके में जो ज़मीन है वहीं पे सरकार के आस ये जो नाम सरकार दे रही है वो उन्हीं इलाकों के आसपास घूम रही है। जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है सजाद किचलू साहब और इनके भाई तारिक तनवीर किचलू का, इनका नाम लिया जाता है, कुछ और इदारों का नाम लिया जाता है और इन पे इल्ज़ाम है कि इनका खसरा नंबर 249 सुंजवा जम्मू में, और ये ज़मीन है 20 कनाल की जो इन्होंने कब्जा की है। सरकार कहती है कि पहले इनसे भी बात की जाएगी। सरकार का दूसरा नाम है और वो है अब्दुल मजीद वानी, ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, ये खित्ते चिनाब सिंह का ताल्लुक है और ये वजीर भी रह चुके हैं, R&B के वजीर जम्मू कश्मीर में। इनकी भी बारे में बताया जाता है, सरकार बता रही है कि 3 कनाल ज़मीन इन्होंने जम्मू की छनी रमा के इलाके में ली है, कब्जा की है, माफ़ कीजिएगा, कब्जा सरकार कहती है, और ये खसरा नंबर है 264। अगर इसके साथ साथ आगे देखा जाए तो यहाँ PDP का नाम तीसरा लिया जाता है और PDP की शांति देवी जो है उनके पास 6 कनाल ज़मीन है और ये जम्मू के इलाके में है, सिद्रा जम्मू में, और इसमें उन्होंने टावर भी जो है मोबाइल टावर वो भी लगाया हुआ है। साबका वजीर गुलाम नबी आज़ाद और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, उनके 2 भाइयों का नाम लिया जाता है और निसार आज़ाद और सजाद आज़ाद, 2 का नाम लेते हुए बताया जाता है
कि इन्होंने जम्मू में जो है 6 कनाल ज़मीन है उस पर कब्ज़ा इनका है, और ये खसरा नंबर 12 है, सुंजवान जम्मू का ज़मीन है। सरकार साबका वज़ीर जो हैं जम्मू के एक और उनका भी नाम लिया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर के हैं जम्मू के हारून चौधरी, उनका नाम लिया जाता है। उनके खसरे वज़ीर साबका वज़ीर अब्दुल गनी कोहली जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं उनका भी नाम लिया जाता है। उनकी बारे में सरकार बता रही है कि उन्होंने 16 कनाल ज़मीन ले रखी है कब्जा करके, खसरा नंबर 264, ये छनी रमा में है। लेकिन वहाँ पे दरसगाह चल रहा है, थोड़ा सा साफ करें, वहाँ पे गनी कोहली नहीं रहते बल्कि एक दरसगाह वहाँ पे चल रहा है, और सरकार बता रही है कि दरसगाह के लिए उन्हें कब्जा किया है। इसी तरह साबका बीजेपी लीडर चमन लाल गुप्ता, उनके बेटे का नाम लिया जा रहा है, उन्होंने भी ज़मीन कब्जा कर रखी है और उन्होंने जम्मू में ज़मीन कर रखी है। साबका एमएलए जो हैं अब्दुल वहीद शान जो हैं उनका नाम लिया है। साबका एमएलए जो बशीर अहमद शेख हैं उनका नाम भी लिया जा रहा है। और जो जम्मू कश्मीर बैंक के साबका चेयरमैन है मोहम्मद यूसुफ खान, असलम गोनी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर के रहे हैं उनका नाम लिया जा रहा है। अब्दुल मजीद मलिक हैं जम्मू के, इनका भी नाम, यहाँ पे जो हैं बशीर रोनियाल साहब हैं उनका नाम लिया जा रहा है। नसीम मलिक हैं साहब का, जो ये रिटायर्ड है, बशीर मलिक या नसीम मलिक या रहीम या बशीर रोनियाल साहब या परवेज़ खतीब साहब या दूसरे कुछ लोग या IAS KS कैडर हैं, ये रिटायर्ड है। लेकिन ये सारे जो हैं लगभग जितने भी नाम हैं इनके नाम जो आते हैं वो जम्मू के सुंजवा और बठंडी के इलाके में या सिद्रा के इलाके में आते हैं, और यहाँ पे रेजिडेंशियल जो मकान इन्होंने बनाए हैं उस हवाले से आते हैं। तो सरकार बता रही है कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं इनका, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मानना पड़ेगा, अगर जिस तरह आपने अभी पटन का दिखाया वहाँ पे ज़मीन निकालने की शुरुआत कल से शुरुआत हो चुकी है, रजौरी पुलिस के इलाके में पोस्टर लगे हुए, लेकिन इन बड़े नामों में इन बड़े नाम जो सरकार नाम बता रही है लेकिन कहीं पोस्टर नहीं है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहेंगे, सरकार आज शाम तक कुछ पॉलिटिकल जमातें जो हैं उनके दफ्तरान को भी शायद आज शाम तक पोस्टर लगा रही है और लगाया जाएगा, जहां जहां जो सरकारी पॉलिटिकल पार्टीज के दफातर हैं और वो सरकार की नजूल लैंड पे हैं या गासराई पे हैं, तो उस पर आज पोस्टर लगेंगे, उनको वैकेट कराने की भी सरकार जो है वो बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, डिटेल जो है इस खबर के हवाले से तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए खसरा नंबर तक सनम एजाज ने अपने ज़िला के हवाले से अभी तक जो है हासिल किए और हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए हैं। तकरीबन हर सियासी जमात जो छोटी बड़ी जमात जम्मू कश्मीर के अंदर है, और ऐसी जमातें जो हुकूमत में थी, तो चाहे वो बीजेपी हो या PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, या साबिका गुलाम नबी जो आज़ाद हैं साबिका कांग्रेस लीडर, उनकी जमात हो, तो इस तरह से उनके लोग इस सरकारी अराजी पर कब्जे के मुल्जिम बताए जा रहे हैं, और सरकार इस हवाले से अब ये कब्जा हटाने पर तुली हुई है। नाज़रीन, उधर नोटिसें छपाई जा रही हैं, इंतजामी कार्रवाई भी जारी है, लेकिन DAP यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की जानब से श्रीनगर के अंदर एहतजाज हुआ, और इस एहतजाज में कहा गया कि रिवोक एंटी पीपल इविक्शन लॉ यानी जो ऑर्डर जारी किया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी की जानब से, उसको वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। आज DAP के लोग श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आए हुए थे और उन्होंने कहा कि शेल्टर जो है वो नहीं छीना जा सकता है, और उन्होंने इस कोशिश को या इस कार्रवाई के खिलाफ आज एहतजाज भी किया। उन्होंने कहा कि जो लोग दहाइयों से इस जमीन पर रह रहे हैं उन्हें इस जमीन से महरूम नहीं किया जा सकता है। ये आज DAP के लोगों ने श्रीनगर के अंदर एहतजाज में कहा। जो सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं कि हम गरीबों से जो ये जमीन इन्होंने दिए है, मालिकाना हुकूक जिन पे उनको मिले थे पिछले 100 साल से, चाहे छोटा हो या कोई बड़ा हो, पिछले 100 साल से उस पे काश्तकारी कर रहे हैं और उन पे उनका जो है मालिकाना हुकूक मिले थे। तो आज जो सरकार ने जो ये ऑर्डर जारी किया कि हम इसको इस जमीन को वापस लेंगे, ये बिल्कुल इस चीज की हम गुलाम नबी आजाद साहब और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हर राज्य में हर जिला में इसकी पूरी तरीके से मजम्मत कर रहे हैं। हम पूरे सड़कों पे आए हैं, हम कुल जमाती हम एहतजाज कर रहे हैं, करेंगे। उस पे बात भी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने परसों वहां से एक ऑर्डर जारी हुआ है कि हम इनकी जो है बात सुनेंगे। हम जब तक ये जमीन हमें वापस नहीं मिलेगी, इसके मालिकाना हुकूक वापस नहीं मिलेंगे, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पूरी। इधर जम्मू के पूंछ के इलाके में कांग्रेस की जो मकामी इकाई है उनकी सदारत में यहां पर एहतजाज हुआ। हमारी जमीनों के साथ छेड़छाड़ नामंजूर, ये पोस्टर्स यहां पर अपने हाथों में उठाए रखे थे
اور سبز جو کاغذ ہے اس پر کالے قلم سے لکھا ہوا یہ نعرے، جس میں یہ صاف صاف بتا رہے تھے کہ انہیں ان زمینوں سے بے دخل نہ کیا جائے، نہ ہٹایا جائے. اور اس حوالے سے یہاں لوگوں نے کہا کہ سرکاری فرمان کے خلاف لوگوں نے احتجاج بھی کیا. ایل جی سے مطالبہ کیا گیا کہ آرڈر پر نظر ثانی کی جائے. امن اور سلامتی خراب کرنے کے مترادف اس آرڈر کو قرار دیا گیا. سرکاری فرمان جو ہے وہ کمشنر سیکرٹری ریونیو نے جو جاری کیا ہے تو اس کے خلاف یہ لوگ آج جاتے ہیں. آج ہم پورا من پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں اس ایل جی سرکار سے اور ہمارے ریاست جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر جو ہیں نہایت ہی سلجھے ہوئے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یا تو اپنے ایڈمنسٹریشن پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے کہ ان کے کمشنر سیکرٹری اتنے باغی ہو چکے ہیں جو چاہے فرمان جاری کریں. ہماری ریاست ایک احساس ریاست ہے. یہ اسٹیٹ پچھلے 30-35 سال سے آگ میں جھولس رہی تھی. یہ ان باوجود لوگوں جو بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ امن چین بھائی چارہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ سرکار پوری تلی ہوئی ہے اس امن چین اور بھائی چارہ کو درم کرنے کے لیے. اس لیے ہم اس کالے قانون کو جو آرڈر انہوں نے نکالا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس لیا جائے اور لوگوں کو امن اور چین. ناظرین، الیکشن کمیشن کے ساتھ جو کل کچھ سیاسی جماعتیں ملاقات ہوئیں اور اس دوران جو ہے جموں کشمیر کا معاملہ بھی بہت سارے فہرست رہا، کافی گرم رہا اور کہا گیا ہے کہ آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو بنیادی حق سے محروم کر رہی ہیں. 4 سے 5 سال ہو گئے لیکن جموں کشمیر کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے ہیں. اس پر جو ٹپنی الیکشن کمیشن کی جانب سے کی گئی ہے کہ 2 ہی چیزیں ہیں جس میں سیکیورٹی اور موسم جس کے وہ ابھی ماتحت ہیں. باقی جتنے بھی مراحل ہیں، جتنی بھی تیاریاں کرنی تھی الیکشن کمیشن اپنے حساب سے تیار ہے. یعنی الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ خود تیار ہے لیکن اب موسم کی اجازت ہونی چاہیے اور داخلہ وزارت کی اجازت ہونی چاہیے. اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا سیکیورٹی کلیئرنس سرکار کی جانب سے اب دی جا سکتی ہے. یہی 2 چیزیں اب جموں کشمیر کے اندر الیکشن کے درمیان حائل ہیں. لیکن جب ہم نے یہی آبزرویشنز جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اٹھائی ہے تو اس میں نیشنل کانفرنس ہو یا پی ڈی پی ہو یا کانگریس ہو، انہوں نے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھائے. نذیر احمد قریشی جو کہ سابقہ ڈپٹی سپیکر ہے جموں کشمیر اسمبلی کے اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈران میں ان کا شمار ہے، انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار پچھلے کئی سالوں سے جموں کشمیر میں انتخابات ٹال رہی ہے اور الیکشن کمیشن جہاں آزادانہ ادارہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہیں نذیر قریشی کے بقول الیکشن کمیشن نام نہاد آزادانہ طور پر کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ملک کے اندر جمہوریت بحال ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پچھلے 4-4.5 سال سے جموں کشمیر میں انتخابات نہیں ہو رہے ہیں. ویسے بھی اگر وہ الیکشن کرائے تو کوئی احسان نہیں ہوگا، اگر نہیں بھی کراتے تو انتخابات کے لیے کشمیری قوم گھٹنے نہیں ٹیکے گی. یہ نذیر قریشی نے کہا. دیکھیے، جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا پچھلے 3-4 سال سے یہاں ٹال رہی ہے اور الیکشن کمیشن کا جو ہے جس کو یہ سو کالڈ الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے، ان کو ایک کال لینی چاہیے کہ پوری اگر ملک کے اندر ڈیموکریسی بحال ہے، کیا وجہ ہے پچھلے 4 سال سے 4.5 سال سے یہاں ڈیموکریسی بحال نہیں کی جا رہی ہے. تو پی ڈی پی کے لیڈر روف بٹ کا کہنا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے تو اچھا ہوتا، لیکن یہاں ایسے شاہی فرمان آتے ہیں جس سے اداروں کی کریڈیبلٹی خراب ہو جاتی ہے. ادارے سے مراد الیکشن کمیشن تھا. جلدی ہوں گے آپ؟ دیکھیے، ابھی تک ہم نے یہی دیکھا کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. یہ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. اگر یہاں الیکشن ہوتے تو اچھی بات ہے اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. یہ صرف اور صرف بی جے پی کی آمہ پہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جبکہ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے اپنے ڈیسیژنز ہونے چاہیے. مگر بدقسمتی سے یہاں بہت زیادہ انفلوئنس ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوئے ہیں، چاہے ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیکھتے ہیں، چاہے ہم ای ڈی کو دیکھتے ہیں، چاہے الیکشن کمیشن کو دیکھتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے، ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین، آج کے اسپیشل رپورٹ میں بس اتنا ہی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.